Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Robert Frost's poem, The Road Not Taken, is one of the most widely quoted and most widely used poem in the history of English literature. Robert Frost published this poem in 1916, and it is known as America's most misread poem. And the poem still sparks deep talks about choices we face in life. द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन लिटरेचर में से एक ऐसी पोइम जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र होता है हमारी डेली गॉसिप में, हमारी लाइफ की वर्किंग में, हमारे यहाँ लाइफ की चॉइसेस में। जब 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 हम लाइफ में चॉइसेस बनाते हैं, जब जब हम ज़िंदगी में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं, जब जब हम ज़िंदगी में हमारे पास कोई भी दो या दो से ज़्यादा चॉइसेस या दो से ज़्यादा ऑप्शंस की बात होती है, तो हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत याद आता है इन द फॉर्म ऑफ रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन में ऐसा क्या है जो हमें इतना ज़्यादा डिस्कस करने पे मजबूर करता है? चलिए देखते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन रोड नॉट टेकन। फर्स्ट, there is the narrative overview of the poem. Firstly, it is about that a person is standing at a crossroads. There is a traveler who pauses where two roads diverge in the woods. अब आप पहला जो सीन है वो ये जहन में रखिए कि देयर इज़ अ ट्रैवलर हु इज़ ट्रैवलिंग थ्रू जंगल, थ्रू फॉरेस्ट, एंड ही इज़ पासिंग through such a place where the road diverges into two paths. दो रोड आगे उसके सामने आ गए, दोनों सिमिलर रोड्स हैं, both seems equal, worn, covered in fallen yellow leaves. दोनों के ऊपर एक जैसा घास है, एक जैसे येलो लीव्स हैं, यानी ऑटम का सीज़न है। ये दूसरा ये एक सिंबॉलिक भी है, वो हम आगे चल के देखते हैं। तो इक्वली ये पुराना, इक्वली इस्तेमाल शुदा, यूज्ड दोनों रास्ते, दोनों के ऊपर येलो लीव्स, दोनों इस्तेमाल शुदा। इर्रिवर्सिबल चॉइस, द डिसीजन कैन नॉट बी अनडन, फ्यूचर रिफ्लेक्शन इज इम्प्लाइड। अब यहाँ पर एक डीप थॉट आएगी कि वो किस रास्ते को चुनता है। द डिसीजन कैन नॉट बी अनडन, डिसीजन कैन नॉट बी मेड विद इन मिनट्स, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन। यानी आपने जब एक बार चॉइस एक कर लेनी है तो फिर आपके पास ये चॉइस नहीं है, ये बात आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसको रिवर्स कर सकें। तो द फर्स्ट सीन इस पोएम में दैट कम्स टू आवर माइंड इज कि there is a traveler and who is going to face the choice to make a path, to make a decision to take a path, और वो एक जगह पे खड़ा है। There are central metaphors, roads and the nature of choice. First, there is symbol of decisions. अब वो जो दो roads की हमने बात की है, the roads represent life's paths and critical crossroads. Now, ये एक ऐसा philosophical question है जो हमारी लाइफ में स्टार्ट से लेके, बचपन से लेके और टिल द एंड ऑफ लाइफ हमारे साथ ये चलता है, जहाँ हमें ज़िंदगी के हर हर मौके पे, हर हर फेज़ में, इन एवरी फेज़ ऑफ लाइफ, इन एवरी सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ, हमें ये एक क्वेश्चन ऑफ डिसीजन जो है वो दरपेश होता है कि हमने कौन सा फैसला करना है। सो इट इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स दोज टू पाथ्स, टू और मोर देन टू डिसीजंस। नो बेटर पाथ्स, नाइदर रोड इज क्लियरली मोर और लेस ट्रेवल्ड। दोनों के बारे में हम नहीं कह सकता कि कौन सा ज़्यादा रास्ता जो है वो इस्तेमाल शुदा है। देन देर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फ्री विल और फेट। फोक्स, अब फोक्स का मतलब है कि एक रोड से आपके दो रोड्स निकल रहे हैं, तो फोक्स सिंबलाइज द टेंशन बिटवीन चॉइस एंड डेस्टिनी। अब इनमें से एक ऐसा है जो आपकी चॉइस का है, जहां आप ट्रेवल करेंगे और वही आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करेगा। सो ये एक जो चॉइस है ये आपकी रेलेवेंट है, रिलेटेड है आपकी लाइफ की आउटकम के बारे में। अगर हम लैंग्वेज, ये एक सबसे पहला तो ये फिलोसॉफिकल इसमें लेसन था। अगर हम इसकी लैंग्वेज स्ट्रक्चर या लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो देर इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल he uses archaic fairy tale like language to evoke timelessness, to invoke and to in fact create timelessness in poem. The poet tries to use archaic fairy tale kind of language, एक ऐसी फैंटेसी वाली लैंग्वेज, एक ऐसी फैंसीफुल लैंग्वेज यूज़ करता है कि जिससे आपको एक ख़ास तरह का माहौल नज़र में आता है, एक ऐसा फेरी टेल टाइप एक माहौल नज़र आता है। ही personifies roads as grassy and wanted where, वो उन दोनों को पर्सोनीफाई कर रहा है। दोनों ही ग्रासी, दोनों ही वांटेड, दोनों ही मतलूब आप कह लें, दोनों ही
आप कह लें एक जैसे अट्रैक्टिव, एक जैसे इस्तेमाल शुदा, एक जैसे आप कह लो कि जिसके अंदर चार्म मौजूद है। तो पर्सोनिफाई करना उसको एक वेयर के तौर पे, एक ड्रेस के तौर पे या एक रास्ते के तौर पे। फॉर्म एंड राइम 4 क्वार्टेन्स विद राइम स्कीम ए बी यूनिफाई द पोएम। ये इसका फॉर्म और उसकी राइम स्कीम है। आयरनी, एम्बिगुइटी एंड सेल्फ डिसेप्शन इज देयर। कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स हैं एक ही वक्त में। स्पीकर सेज वन रोड इज लेस ट्रेवल्ड देन एडमिट्स बोथ आर इक्वल। पहले वो एक बार ये कहता है कि एक जो है वो मुझे ऐसे लग रहा है जिसके ऊपर कम लोग चले हैं, बाद में फिर कहता है नहीं मुझे दोनों बराबर नज़र आ रहे हैं। तो एक ख़ास तरह की कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रही है। अब आपको इस स्लाइड के अंदर एक एक तस्वीर नज़र आ रही है और उस तस्वीर में आपको ये एक पूरा माहौल जो है वो नज़र आता हुआ ये नज़र आ रहा है आपके सामने। येलो लीव्स हैं, इसके अलावा ग्रीन पास्चर है इर्द गिर्द और एक रास्ता है, लंबा रास्ता। Irony is there, the title highlights Edson's A Road Not Taken, Not Just a Choice Made। ये आयरनी इसके टाइटल के अंदर मौजूद है कि यानी ऑलरेडी चॉइसेस की बात नहीं वो कर रहा, वो कह रहा है कि कौन सा रोड ऐसे जो मैंने नहीं लिया। दो यानी ऑलरेडी इसके अंदर आयरनी मौजूद है कि दो रोड्स मेरे सामने थे और मैंने एक ले लिया, जो मैंने नहीं लिया उसके बारे में वो जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। सेल्फ नैरेटिव इज दैट रिफ्लेक्शन रिवील्स पॉसिबल डिल्यूजन रिकलेक्शन बायस। रिफ्लेक्शन नज़र आती है, थॉट नज़र आती है, देयर इज थॉट, देयर इज रिफ्लेक्शन, देयर इज थिंकिंग प्रोसेस एंड दैट थिंकिंग प्रोसेस टेक्स अस to that height of imagination where the poet was at the time of taking decision. So self narrative क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ, so that's why ये हमें सेल्फ नरेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ ज़रा इजीली ले जाता है। अब इसके बारे में बहुत सारी चॉइसेस हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन है, मिस इंटरप्रिटेशन भी है इस पॉइंट के बारे में। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई, ये बहुत ज़्यादा वाइडली रेड एंड वाइडली इंटरप्रेटेड एंड वाइडली कोटेड पॉइंट है। कॉमन मिथ ये है कि ऑफन इट इज़ मिस रेड एज सेलिब्रेटिंग बोल्ड इंडिविजुअलिज्म। ये हमारे यहाँ बहुत और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ टेकन एज अ सिंबल ऑफ बोल्ड इंडिविजुअलिज्म। हम ज़्यादातर जो हमारे यहाँ लोग इनिशिएटिव लेते हैं, इनिशिएटिव ड्रिवन लोग होते हैं, हम उनके लिए लगाते हैं इस पॉइंट को कि एक आदमी है, उसके पास दो चॉइसेस हैं, एक ईजी रास्ता है लाइफ का जिसमें सब लोग चल रहे हैं, और एक उसके पास मुश्किल रास्ता नज़र आ रहा है। तो जो मुश्किल रास्ता लेने वाला है हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि उसने रोड नॉट टेकन की तरह एक ऐसा रास्ता चुना जो कि ज़रा लेस ट्रेवल्ड था, तो इस तरह से उसकी इंडिविजुअलिटी जो है वो बाकी लोगों की निस्बत ज़रा बेहतर नज़र आई, या बाकियों से वो लीडरशिप की क्वालिटी में या ज़िंदगी की अचीवमेंट्स के मामले में वो बाकियों से बेहतर इसलिए था कि उसने, ये हमारी एक कॉमन मिथ है कि उसने क्योंकि लेस ट्रैवल्ड रास्ता लिया। ये हम कहाँ से लेते हैं ये लेसन? वी एक्सट्रैक्ट दिस लेसन फ्रॉम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देन देयर इज चॉइस जस्टिफिकेशन क्रिटिक्स हाउ वी क्राफ्ट स्टोरीज टू जस्टिफाई आवर डिसीजंस। इससे हमें एक आप कह लें कि जस्टिफाई करने के लिए कहानी भी मिल जाती है इस पॉइंट से। ये हमारे लिए एक मिथ के तौर पे भी यूज़ होती है। चॉइस जस्टिफिकेशन हम यहाँ इसकी एक कहानी से, एक स्टोरी से, एक टेल से या एक मिथ से हम कर सकते हैं। अनडिफाइंड डिफरेंस है, द डिफरेंस मेड बाय चॉइस रिमेन्स अनक्लियर। अच्छा, चॉइस किस तरह की थी? व्हाट टाइप ऑफ चॉइस वाज देयर? वेदर इट वाज अबाउट करियर, वाज अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप, चॉइसेस कौन सी थी? चॉइस क्लियर नहीं है, चॉइस बहुत जनरल है, इतनी जनरल है कि ना हमें वो चॉइस क्लियर है ना हमें रास्ता क्लियर है। और रास्ते के बारे में भी हमारे पास एक पैराडॉक्सिकल किस्म की सिचुएशन ऑलरेडी इस पॉइंट के ना सिर्फ टाइटल के अंदर मौजूद है बल्कि इसकी कंटेंट के अंदर भी मौजूद है। तो ये दो चीज़ें अनडिफाइंड है। देन देयर इज एम्बिगुअस साई, द पॉइंट्स फाइनल साई सजेस्ट कंटेंटमेंट और रिग्रेट। तो ये आखिरी जो साई है, एक साई ऑफ आप कह लो कि एक जो आ भरता है शायर, तो वहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि ये, इससे भी हमें नहीं पता चलता कि क्या वो रिग्रेट फील कर रहा है ये रास्ता लेने के ऊपर, या वो खुशी महसूस कर रहा है, वो कंटेंटेड है, वो खुश है, वो इस बात को सेलिब्रेट करता हुआ नज़र आ रहा है कि द पाथ दैट ही टुक इट वाज क्वाइट राइट एंड नाउ ही इज क्वाइट कंटेंटेड एंड हैप्पी एंड उसने अपनी कुछ ना कुछ अचीव किया है, या वो रिग्रेट फील करता है कि उसने दूसरा रास्ता क्यों नहीं लिया। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन का एक थोड़ा सा कंटेंट भी इसके अंदर मौजूद है। ब्रॉडर थीम्स हैं इसमें, ह्यूमन लिमिट्स हैं, चॉइसेस आर वेड विद इम्परफेक्ट पर्सपेक्टिव एंड रिग्रेट। जो चॉइसेस में की जाती हैं उनको हम ज़्यादातर अपनी पर्सपेक्टिव और रिग्रेट के हिसाब से देखते हैं, अपनी अचीवमेंट्स के हिसाब से देखते हैं।
इंसान की अपनी एक लिमिट है, हम अपनी उस लिमिट से बाहर नहीं जाते। यानी हमारी जो चॉइसेस होती हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारे अंदर जो अर्ज मौजूद होती है, हम उसको डिफ़ाइन भी और उसको फ्रेम और रीफ्रेम भी हम अपनी ह्यूमन लिमिट्स के हिसाब से करते हैं। हमारे यहाँ उसकी लिमिट या उसके कम लिमिट का तयन करने वाला कोई नहीं होता। नैरेटिव शेपिंग है, स्टोरीज शेप हाउ वी रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड पास्ट चॉइसेस। फिर ये एक नैरेटिव शेप भी करता है, ये वाली जो पोएम है, कि कैसे हम कहानियाँ बनाते हैं, कि जब हम ज़िंदगी में कोई एक चॉइस लेते हैं, उस पर अमल करते हैं और फिर हम बाद में बताते हैं कि हमारे पास ये 2 चॉइसेस थी एंड आई टॉक दिस वन एंड आई ड्यू टू दिस वन आई हैड कंप्लीटेड या आई हैड फेल्ड। तो उसके बारे में फिर हम अपनी एक मिथ मेकिंग किस्म की कहानियाँ बनाते हैं। एक मिथ मेकिंग किस्म की कहानियाँ हम बनाते हैं और उस जो मिथ मेकिंग कहानियाँ होती हैं, वो भी हमने उसका जो आइडिया है वो भी हम इसी एक जो हमारी पोएम है इसी से लेते हैं। रियलिटी वर्सेस परसेप्शन, लाइफ डिसीजंस ऑफन ब्लर द लाइन बिटवीन फैक्ट एंड व्यू पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ा जो आइडिया है वो है रियलिटी और परसेप्शन का। रियलिटी लाइफ लाइफ कुछ और होती है, लाइफ के डिसीजंस कुछ और होते हैं। लाइफ इज इट्स इटसेल्फ वेरी बिटर। उसमें आपके पास वो इरिवर्सिबल होती है, उसके डिसीजंस इरिवर्सिबल होते हैं, जबकि हमारी परसेप्शन जो है वो कुछ और होती है। तो हमारी जो लाइफ के डिसीजंस हैं, उसमें जो फैक्ट और व्यू पॉइंट का फ़र्क होता है, उसका जो आइडिया वो भी हम इसी पॉइंट से लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। फाइनली अगर हम कंक्लूजन ड्रा करें इस सारी डिस्कशन के बाद, तो देयर इज एंड्योरिंग रेलेवेंस ऑफ फ्रॉस्ट पॉइंट, रिलेटेबल अनसर्टेनिटीज देयर इन डिसीजन एंड एम्बिगुइटी रेजोनेट्स अक्रॉस टाइम एंड कल्चर्स। तो जो इससे एक ये भी है कि इस पॉइंट से हमें एक लाइफ के साथ रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी लाइफ के बारे में कहा जाता है कि लाइफ के बारे में द वन थिंग दैट इज फॉर श्योर दैट इज अनसर्टेनिटी। लाइफ के बारे में सबसे बड़ी राय ये है कि अनसर्टन होती है। तो ये अनसर्टेनिटी जो है वो हमारी यहाँ इस पोएम को पढ़ने के बाद हमें समझ में आती है। चैलेंज इंटरप्रिटेशन, द पोएम इनवाइट्स क्वेश्चनिंग ऑफ नीट सिंपल रीडिंग्स। इसकी इंटरप्रिटेशन का बहुत सारा फ़र्क है। कुछ लोग इसको सिर्फ एक नीट सिंपल रीडिंग के तौर पे लेते हैं, अपनी ज़िंदगी की इंस्पिरेशन के लिए लेते हैं। कुछ इसको इंटरप्रेट एक तरह से करते हैं, कुछ दूसरी तरह से करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन का प्लूरलिस्टिक किस्म की इंटरप्रिटेशन के लिए हमें ये पोएम काफ़ी हेल्प करती है। मेडिटेशन है चॉइस के लिए, इट फोकसेस ऑन द एक्ट ऑफ चूजिंग नॉट जस्ट द पाथ चोजन। ज़िंदगी में बहुत सारी चॉइसेस के लिए बहुत सारे मरहलों पे फेजेस में चॉइसेस, ऑप्शंस, पाथ्स, डिसीजंस और ह्यूमन रिलेशनशिप में हर जगह पे ये हमें चॉइसेस के ऊपर एटलीस्ट मेडिटेशन का जो लेसन है वो देती है कि आप सिर्फ ये ना करें कि आप अपनी एक कंफर्ट जोन में रहते हुए सिर्फ एक फ़ैसला करें। आपके पास कम से कम जब ज़िंदगी एक से ज़्यादा बार आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करती है, तो आपने वो अपॉर्चुनिटी उसके ऊपर सोचना कैसे है, मेडिटेट कैसे करना है और उसको आपने यूटिलाइज़ कैसे करना है। सो इट्स द वन ऑफ द बेस्ट फिलोसॉफिकल पॉइंट्स भी आप उसको कह सकते हैं। और इसने आने वाले बहुत सारे ऑडियंस को, रीडर्स को, पोएट्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। सो इस पोएम का एक मैंने ब्रीफ सा आपके सामने रखा, एक एनालिसिस। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।